बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, ईओबीआई के इंटरव्यू के हवाले से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं द एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सर्विस में होंगे और उनको इस एक्ट के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होगी, लेकिन हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की स्टेज पे ही इसको इसलिए कवर कर रहे हैं कि आपको पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग, इसकी अथॉरिटी, इसकी जितनी भी इसकी एक हिस्ट्री है या इसकी कानूनी तौर पर एक अपनी पोजीशन है, वो सारी चीज़ें आपको वाज़े हो जाएं। इस चीज़ के दो फ़ायदे हैं। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कि आपको जितना एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा नॉलेज होगा, उसकी सामने आप जब पेश होते हैं या सामने इंटरव्यू के हवाले से बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो जब आप बात करते हैं निटी ग्रिटी सारी चीज़ें समझते हैं तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आप पुरएतमाद होते हैं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कानूनी तौर पर क्या कुछ जानते हैं जो एज आ आउटसाइडर मैक्सिमम हो सकता है। अब इसकी एक एग्जांपल और दूसरे नंबर पे जो बेनिफिट इसका है, इसकी एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि जो इंटरव्यूइंग बोर्ड होगा, कमेटी होगी, जब डेफिनेटली रेफरेंस का भी थोड़ा सा एक फैक्टर होता है, लेकिन आप 100% हरगिज़ नहीं कह सकते कि सारा का सारा रेफरेंस ही होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में अल्टीमेटली किसी के लिए कोई कहता है तो कम से कम दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके वो बराबर तो होना चाहिए, अगर वो दूसरों से शाइनिंग में अलग ना हो। तो जो एक मेरिट का है, एक सिलसिला है, उस पे आने के लिए आपको बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है। तो हमें हमेशा ऑप्टिमिस्ट होके चलना पड़ता है। हमें नेगेटिव चीज़ें ज़हन में लेके आए तो ना हमारा पढ़ने को दिल करता है, ना हमारा कोई क्रिएटिव काम करने को दिल करता है। सो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और हमारे निज़ाम के अंदर वीकनेसेस को ओवरकम हमने ही करना है। सो ये बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि हम अपनी सलाहियतों को, हम अपनी कोशिशों को रोक के रखें। सो जब इंटरव्यू करने वाले बोर्ड के सामने, कमेटी के सामने आप आएंगे तो उसकी मिसाल ऐसे ही होगी जब आप एक फुल नॉलेज पर्सन हैं, आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, आप हर चीज़ को इतने शौक़ के साथ कर रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को इतने डेप्थ में जानते हैं जितना कि जानना चाहिए या जितना एक एम्प्लॉय के पास नॉलेज भी शायद ना हो। तो ऐसा ही होता है जैसे आप मार्केट में जाएं, मंडी में जाएं और एक बकरा या बकरी लेने जाएं, गाय या बैल लेके आ जाएं उन्हीं पैसों में, तो कितनी हैरत होती है देखने वालों को कि मैंने उतनी ही अमाउंट में, लेट्स सपोज 50-60 हज़ार में मैंने जाके बकरा लेना था और मैं उसकी जगह पे बैल या गाय लेके आ गया। अल्टीमेटली क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का एम्प्लॉय हायर करके आ जाती है, तो वो ये पूरी जितनी रिहर्सल उनकी होती है या एक्सरसाइज होती है, असल में मकसद उनका एक बेहतरीन एम्प्लॉय को तलाश करना, एक बेहतरीन ऑफिसर को तलाश करना होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली और आराम से अपने काम को लेके चल सके। सो जब आपके पास ये एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे तो कॉन्फिडेंस तो आपका बिल्ड होगा ही, साथ में आप इंटरव्यू में भी आउट परफॉर्म करेंगे, साथ ये कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा। सो इस हवाले से हमने इसको भी इंक्लूड किया है इंटरव्यू के हवाले से। चलते हैं द एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976 एक्ट नंबर ये बनता है 14 ऑफ 1976। अच्छा, ये कानूनी जो होते हैं ना डॉक्यूमेंट, उनकी आपने ज़ेर ज़बर उसको कहते हैं कॉमा, फुल स्टॉप, हर चीज़ को बड़े गौर से देखना होता है। सो इसको आप रैंडमली नहीं लेके चलेंगे। सही समझने के लिए आप इसके टाइटल को पहले देखें, द एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976, और यहाँ से भी सवाल बनता है कि ये 1976 का एक्ट नंबर कौन सा था। एक्ट का मतलब होता है कि पार्लियामेंट यानी कि जो कौमी असम्बली के अंदर कोई भी बिल पास होता है या वो कोई काम करते हैं उसको कहते हैं एक्ट, और वो जब अमली तौर पर वोटिंग होती है तो जो पास होता है बिल वगैरह उसको एक्ट कहते हैं। वो जो उनका एक्ट था, ये 14वां एक्ट था 1976 में जो उन्होंने कानूनी शक्ल दी थी, और ये 15 अप्रैल 1976 को ये मामला हुआ था जब ये बिल पास हुआ था, ये एक्ट पास हुआ था कौमी असम्बली से। और इसका है डिटेल आगे भी थोड़ी सी पढ़ लें। टू रिपील, रिपील का मतलब होता है कोई कानून अमल दरामद में चल रहा हो और उसको ख़त्म कर देना कि अब ये इसकी अमल दरामदी ख़त्म है। एंड री एन एक्ट, पहले से किसी को रिपील करना यानी कि रोक देना,
और री एनेक्ट यानी कि दोबारा से एक्ट कर देना, उसको एक्टिवेट कर देना। द रॉ रिलेटिंग टू द ओल्ड एज बेनिफिट्स, ओल्ड एज के जो बेनिफिट्स उनके मुतालिक फॉर द पर्सन एम्प्लॉयड इन, वो लोग, वो अशखास जो जिनको रोज़गार दिया गया है या जिनको हायर किया गया है, कहाँ पे, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। एक तो इंडस्ट्री के हैं, एक कमर्शियली लोग हैं और ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ हैं, उनके अंदर जो काम करने वाले हैं, उनके मुतालिक इस एक्ट का रिपील होना एंड एक्ट होना। वेयरएज जबकि इसके साथ आपने चीज़ें और कह दे, इट इज़ एक्सपीडियंट, ये बहुत ज़रूरी है, टू रिपील एंड री एनेक्ट द लॉ रिलेटिंग टू ओल्ड एज बेनिफिट फॉर पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल। यहाँ पे दो बातें होंगी कि रिपील किसको करना, जो पहले से कोई कानून मौजूद है, तो री एनेक्ट करना इस एक्ट को 1976 को अप्लाई कर देना। सो ये बहुत ज़रूरी है ताकि क्या हो, बेनिफिट्स मिल सके किनको, जो लोग एम्प्लॉयड हैं इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, और इसी तरह के मामलात के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं। इट इज़ हेयर बाई एनेक्टेड एज फॉलोज। सो ये इस एक्ट को अमल दरामद में लाया गया है, जिसकी वजाहत आगे हम चलते हैं। प्रिलिमिनरी यानी बेसिक इंफॉर्मेशन, उस एक्ट का नाम क्या है, उसकी लागू कहाँ तक होता है, कब से ये एनफोर्स होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी, ये इसके बारे में बताता है। सबसे पहले हमारा ये प्रिलिमिनरी के बारे में आपने याद रखना है कि सेक्शन 1 है और सब सेक्शन 1 इसका कहता है दिस ऑर्डिनेंस मे बी कॉल्ड द एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976। तो इसका एग्जैक्ट टाइटल जो बनता है वो है EOB एक्ट 1976, EOAB Employees Old Age Benefit Act 1976। सो ये आपने याद रखना है 1976, जगह कम है तो यहाँ पे 1976। सब सेक्शन 2 कहता है इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ पाकिस्तान, ये किसी एक सूबे तक महदूद नहीं, पूरे पाकिस्तान में। इट शैल कम इन टू फोर्स एट वंस, जो 15 अप्रैल को पास हुआ तो एट वंस ये अप्लाई भी हो जाएगा। अच्छा, इसके प्रिलिमिनरी के बारे में अगर आगे फर्दर है, सेक्शन हमारा 1 है और सब सेक्शन 4 इसका है। इट अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री को ये लागू होगा, और इस्टेब्लिशमेंट या कोई सेटअप है वेयर इन 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड, ये एक शर्त रख दी गई कहाँ कहाँ पे ये लागू होगा, जहाँ पे 10 लोग या इससे ज़्यादा लोगों को हायर किया गया है, रोज़गार दिया गया है, डायरेक्टली और थ्रू एनी अदर पर्सन, यानी कि डायरेक्ट उसको रखा गया है या किसी और पर्सन के ज़रिए से रखा गया, वेदर ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, उसके बिहाफ पे, और एनी अदर पर्सन, यानी कि एक मैनेजर है वो क्या करता है, अपना एक स्टाफ रख लिया, खुद मैनेजर एक एम्प्लॉय है, उसने अपना एक स्टाफ रख लिया स्टेनो के तौर पे, एक उसने बावर्ची के तौर पे रख लिया, कुक के तौर पे। तो उसने क्या है, यहाँ पे ये बात आपको समझ आएगी, डायरेक्टली और थ्रू एनी अदर पर्सन, जो 10 लोग एम्प्लॉयड हैं वो डायरेक्टली हैं या किसी और शख्स के ज़रिए से, मैनेजर की बात के ज़रिए से यहाँ पे लिंक हो गया, वेदर ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, या तो वो उसके बिहाफ पे एक मैनेजर है, उसका काम है मुख्तलिफ फाइलों को चेक करना, वेरीफाई करना, तो उसका क्या करता है, एक और असिस्टेंट रख लेता है कि जो उन फाइलों को वेरीफाई कर देगा, उसके बिहाफ पे वो ये चीज़ें कर रहा है उसके सपोर्ट में। और वेयर सो एम्प्लॉयड ऑन एनी डे, या फिर कोई और शख्स किसी भी दिन उसको हायर किया गया ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 मंथ, पिछले 12 महीनों में, एंड शेल कंटिन्यू टू अप्लाई, और ये लागू रहेगा टू एवरी सच इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री पे और इस्टेब्लिशमेंट या कोई सेटअप बना हुआ है, इवन इफ द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड देयर इन इज एट एनी टाइम आफ्टर दिस एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल टू इट रिड्यूस टू लेस दैन 10, यानी कि जब ये अप्लाई हो गया और उसकी, और वो ज़रूरी था कि उसके पास उस वक्त 10 एम्प्लॉयज़ थे, अब उसके ऊपर ये एक्ट लागू हो गया, अब उसके बाद ये अपने एम्प्लॉयज़ को 10 से कम भी कर देगा तो भी उस पे के ऊपर ये एक्ट लागू होगा। यहाँ पे ये बात की गई है, यहाँ पे इससे अप्लाई टू एवरी सच इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट इवन इफ द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड देयर इन इज, यानी कि उसमें है, एट एनी टाइम आफ्टर दिस एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल, यानी कि आफ्टर दिस, यानी कि इसकी टाइम के बाद जब ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया है, लागू हो गया है, रिड्यूस टू लेस दैन 10, उसके तादाद किसी वक्त 10 से कम भी हो जाएगी तो भी ये लागू रहेगा। ये नहीं है कि अब 10 से एम्प्लॉयज़ कम हो गए तो लागू अब नहीं रहेगा, वंस लागू हो गया तो हो गया।
इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2 इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। डेफिनेशन का ये सेक्शन होता है सेक्शन 2। तो इसमें भी डेफिनेशन के हवाले से बोर्ड जो ये वर्ड मुख्तलिफ एक्ट को पढ़ते हुए हम यूज़ करेंगे उसमें इनका समझना ज़रूरी है कि आप जब कभी बोर्ड का वर्ड आएगा तो उससे क्या मुराद लेंगे। मीन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7। जब भी वैसे तो हम देखते हैं ना बोर्ड का बात लें तो या तो स्टूडेंट हो तो वो बोर्ड के एग्ज़ाम के बात होती है तो वो इंटरमीडिएट के बोर्ड को ले लेता है। इसी तरह से जो कोई बिजनेस कर रहा है उससे कहें तो बोर्ड, वो तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उससे मुराद ले लेता है। लेकिन जब इस एक्ट की बात हो रही होगी तो बोर्ड से क्या मुराद है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7। इसके बाद आ जाता है अगली डेफिनेशन कंट्रीब्यूशन। जब भी कंट्रीब्यूशन का वर्ड आएगा मीन्स द सम ऑफ मनी पेएबल टू द इंस्टीट्यूशन बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा वो जो इदारे को EOBI को देगा, फंडिंग करेगा, पे करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, तो उससे मुराद ये है। यानी कि कंट्रीब्यूशन जब भी होगी तो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन करता है इस इदारे को, उससे मुराद ये है। आगे चलें और नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से मुराद क्या है, मीन्स ऑनर और एन एस्टेब्लिशमेंट। ऑनर कौन सा हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, और एन एस्टेब्लिशमेंट या एक बड़ा सेटअप हो सकता है। और इंडस्ट्री एंड इंक्लूड्स एन एजेंट, उसमें और कौन कौन शामिल है, एक तो इस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्री है, एजेंट है, मैनेजर है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑनर, यानी कि उस रेप है उस ऑनर का जो उस बिजनेस को लेके चल रहा है। वेयर एनी वर्क ऑफ अंडरटेकिंग इज कैरिड आउट, जहाँ पे भी ये काम हो रहा होता है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, या फिर रियासत के बिहाफ पे ये कोई काम चल रहा हो, द कॉन्ट्रैक्टर और लाइसेंस, या किसी के पास लाइसेंस है या ठेकेदार है, एग्जीक्यूटिंग और कैरिंग ऑन सच वर्क, या फिर इस तरह का कोई काम कर रहा है और अंडरटेकिंग या फिर कोई सेटअप मौजूद है। इसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट इंजरी। एम्प्लॉयमेंट इंजरी, इंजरी तो क्या होता है, जख्म कोई हो जाना, बाजू टूट जाना, हाथ टूट जाना, कुछ ना कुछ ऐसी इंजरी आ जाती है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी से क्या मुराद है, मीन्स अ पर्सनल इंजरी टू एन इंश्योर्ड पर्सन काज्ड बाय एन एक्सीडेंट or by such occupational disease as may be specified in the regulations arising out of and in the course of his employment। सबसे बड़ी बात यह है in the course of his employment, जब उसकी course of यानी कि उसकी employment चल रहा था उसके साथ उसको ये एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हो गई या फिर कोई उसको डिजीज़ लग गई तो ये उसके अंदर शामिल होगी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी के अंदर आएगा ये। अच्छा जी, ये तो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था कि हम किस तरीके से इस एक्ट को लेके चलेंगे और क्यों ये ज़रूरी है। तो पॉसिबल क्वेश्चंस, ये जो अब तक हमने पार्ट कवर किया है, बहुत सादा भी सवाल किया जाएगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976। इसके साथ ये भी पूछा जा सकता है EOBI का फ़ायदा क्या है। बहुत बेसिक सवाल है। इसका बेस्ट आंसर जो आपका होगा, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ Employees Old Age Benefits Act 1976 is to provide financial security to employees in industrial, commercial and other organizations by offering old age benefits. These benefits include pensions and other forms of financial assistance to insured persons, ensuring that they have support after retirement or in case of disability or death. The Act repealed previous laws and re-enacted them with updated provisions to extend coverage to more workers in Pakistan। यानी ज़्यादा कवरेज दी, जो पहले से छोटे मोटे लॉज मौजूद थे, इंस्ट्रक्शन मौजूद थी, कोई गवर्नमेंट के SRO वगैरह मौजूद थे, उन सब को ख़त्म करके एक एक्ट की शक्ल में एक लेके आया गया, एक कम्प्रिहेंसिव वे में डॉक्यूमेंट के किस तरह से इन सब चीज़ों को लेके चलना है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, बेहतरीन आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है, नंबर क्वेश्चन का याद रखना जरूरी नहीं। क्वेश्चन हो सकता है, टू विच इंडस्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट्स डज द एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976 अप्लाई। ये कहाँ कहाँ पे किन इदारों पर अप्लाई होता है EOBI का एक्ट। सो इसका बेस्ट आंसर क्या बनेगा, द एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976 अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्री or establishment in Pakistan where 10 or more persons are employed either directly or through any other person. This includes any day during the preceding 12
मंथ यानी कि पिछले 12 महीने में किसी टाइम पे भी ऐसा हुआ हो, 12 एम्प्लॉयज़, 10 एम्प्लॉयज़ या इससे ज़्यादा हुआ हूँ, द एक्ट कंटिन्यूज टू अप्लाई इवन इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द इस्टेब्लिशमेंट ड्रॉप्स बिलो 10 आफ्टर द एक्ट हैज़ बिकम एप्लीकेबल। एक दफ़ा 10 को टच किया, एप्लीकेबल हो गया ये एक्ट, अब भले 10 से कम भी हो जाएगा तो फिर भी एप्लीकेबल रहेगा। दिस इंश्योर दैट वंस कवर्ड एन एस्टेब्लिशमेंट रिमेन्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द एक्ट प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज़। आगे चलें तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज़ कंसिडर्ड एन एम्प्लॉय अंडर द एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976। किसको एम्प्लॉयर, यहाँ पे मैंने शायद एम्प्लॉय पढ़ा है, Who is considered an employer under the Employees Old Age Benefits Act 1976? कि किसको एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा जब हम EOBI के एक्ट 1976 के तनाजुर में बात करते हैं। अंडर द Employees Old Age Benefits Act 1976, an employer is defined as the owner of an establishment or industry. It also includes the agent, ये आपने सारे याद रखने हैं, owner, agent, manager or representative of the owner. Furthermore, if any work or undertaking is carried out by or on the behalf of the state, the contractor or license executing carrying out such work is also considered the employer। कि अगर स्टेट का कोई काम है तो उसका कॉन्ट्रैक्टर और लाइसेंस जो होल्डर है वो भी एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा। दिस broad definition ensure that responsibility for employee benefits is clearly assigned to the relevant authority in any industrial or commercial setup। तो इसकी broader definition रखने का मकसद है कि कोई भी ओनर या कोई भी एम्प्लॉयर इससे बच ना सके कि एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट ना दे। अगला सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट डज द टर्म एम्प्लॉयमेंट इंजरी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976। तो इंजरी से क्या मुराद है, जो एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है। द टर्म एम्प्लॉयमेंट इंजरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976 रेफर्स टू एनी पर्सनल इंजरी सस्टेन्ड बाय एन इंश्योर्ड पर्सन ड्यू टू an accident or an occupational disease. The injury must arise out of and occur during the course of the individual employment, यानी जब उसका रोजगार का ये सिस्टम चल रहा था तब उसको ये इंजरी हुई थी। The act provides for benefits to insured persons who suffer such injuries, ensuring they receive financial support in cases where their ability to work is impacted by incidents relating to देयर जॉब, यानी कि जो जॉब के मुतालिक कोई इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, वो उनसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। सो जी अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ अंडर द एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स। जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का रोल क्या है EOBI के एक्ट 1976 में जो बताया गया है। अभी हमने ये पढ़ा नहीं है लेकिन लेटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल आप इसका आंसर देख लें। द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अंडर द एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976 इज अ गवर्निंग बॉडी constituted under section 7 of the act. The board is responsible for the administration and management of the employees old age benefit institutions। यानी इसके पास क्या होती है, इसके पास सारी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट होती है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पास। इट्स ड्यूटीज इंक्लूड ओवरसीइंग द कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, यानी कि इन्होंने ये भी देखना होता है कि कितनी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से हो रही है। मैनेजिंग द फंड्स एंड एंश्योरिंग द टाइमली पेमेंट ऑफ पेंशंस एंड अदर बेनिफिट्स to eligible insured persons. The board plays a crucial role in ensuring the effective implementation of the Act's provision, thereby safeguarding the financial well-being of employees covered under the Act। यानी कि जो employees हैं उनको properly registered किया जाए, employees को protect किया जाए ताकि जितने भी employees हैं, जो भी employer as per the definition of EOBI Act fall करते हैं उनको ऊपर लागू किया जाए, उनको पाबंद किया जाए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर करें, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो उनकी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करें। सो ये था आज का हमारा सेशन। आप हमारा कंप्लीट कोर्स www.harvardacademy.com इस पर विज़िट कर सकते हैं। इंटरव्यू के सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको EOBI का इंटरव्यू का सेशन मिल जाएगा जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।